गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हमारी सुबह थोड़ी सी दुखद है क्योंकि घर में किसी की डेथ हो गई है। जिन भैया की पहली डेथ हुई थी, मैंने ब्लॉग में बताया भी था मैं जब उनके घर गई थी, उन्हीं के जो छोटे भाई हैं उनकी डेथ हो गई है। और सुबह सुबह अभी जस्ट मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो मैसेज देखा कि आज 2 बजे का संस्कार है उनका। बड़ा अफसोस होता है यार जब ऐसे किसी के जाने की खबर आती है और वो भी आंखें खुलते ही, दिन चढ़ते ही ऐसी खबर देखने को मिले ना। ऐसा लगता है कि आज का दिन बिल्कुल हटा दो, हमारी लाइफ से हटा दो यार। ज़िंदगी में ना, चाहे आप किसी से मिलो ना मिलो, बस दूर से भी दिखता है ना कि वो लोग खुश हैं, सही है, तो अच्छा लगता है कि ठीक है, सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं। और बड़े बुज़ुर्ग तो देखो सिर पे बैठे हो ना, बहुत सहारा होता है, बहुत सहारा। जबकि भैया तो काफ़ी टाइम से बीमार भी थे, डायलिसिस भी हो रहा था उनका, जो मुझे जहाँ तक याद है, पता है। पर फिर भी कोई कितनी ही तकलीफ़ में हो, पर किसी का जाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि है तो अल्टीमेटली फैमिली ना। फैमिली में कोई भी, किसी को भी इतना सा कुछ होता है ना, चाहे आप बात नहीं करते हो, चाहे आप मिलते नहीं हो, चाहे आप रेगुलर टच में नहीं हो, स्टिल फैमिली की पिक्चर में से एक इंसान कम हो जाता है। और आज हमारी फैमिली में से एक इंसान और कम हो गया। पहले तो रात को वैसे ही मूड ख़राब हो गया था क्योंकि घर के अंदर इतना सब कुछ हो गया। फिर सुबह उठ के ये अभी न्यूज़ देखी मैंने। अब जा रही हूँ, चाय रखती हूँ, चाय पीती हूँ, तब तक दिया आ जाएगी, फिर देखती हूँ कि क्या करना है। क्योंकि उसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता है, मेरे को नहीं मालूम। देखती हूँ, मैं तो बात नहीं करूँगी अब। मेरा बिल्कुल मन नहीं है बात करने का, क्योंकि आप अपनी चीज़ों पे जब कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, तो बेटर है कि आप आपस में बात ही मत करो। कलेश करने से तो यही अच्छा है कि आप बात ही मत करो। क्योंकि जब इतने सालों का साथ है और कोई भी चीज़ समझाना या कहना कलेश का ज़रिया बन जाता है, तो इससे बेटर है कि चुप रहो, जिसको जो करना है करने दो। मैं बहुत रेयरली रिएक्ट करती हूँ चीज़ों के ऊपर, पर जब कल बच्चे इन्वॉल्व हो गए ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अब तक ये चीज़ें मेरे तक थी। और हर चीज़ में यही होता है, फैमिली की कोई इशू हो या घर का कोई इशू हो, जब तक मेरे को कोई कहता रहता है ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब मेरे बच्चे बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो हर्ट होने लग जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरे बच्चों को दूर रखो इन सब चीज़ों से। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। वो बच्चे हैं यार, उनका क्या लेना देना इन चीज़ों से। नहीं, रोंगी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया, हो रहा है ना। सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, सब कुछ नहीं बता सकती ना। बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और घर में तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाते हैं। पर एक्चुअली डबल हो गई ना, रात को जो हुआ उसके बाद फिर सुबह ये न्यूज़ आ गई, तो चलिए चाय में पी के थोड़ा अपने आप को शांत करके फिर आती हूँ। क्या खा रहे हो ओ भैया, क्या खा रहे हो? नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते, पर मैं क्या खाऊंगी? मैं अंडा खा लूँ? जाना तो है नहीं संस्कार पे, पापा जा रहे हैं, दिया और मैं फिर चौथे पे चले जाएंगे ना। जो करना ही करूँगी, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ तेरे को, तो फिर अंडा खा सकती हूँ ना। खा लो। फिर मेरे से और कुछ खाया भी तो नहीं जाएगा ना, दांत भी तो नहीं चल रहे। अब बूढ़े हो रहे हो आप। बूढ़े दांत तो मेरे बहुत पहले से बूढ़े हो गए ना बेटा। 17 साल से तूने मेरे दांत क्यों लिए हैं? तुझे पैदा होने के लिए मेरे दांतों की आहुति चाहिए थी, कुर्बानी। तू मुझे आज के बाद ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं देगा। मैंने अपने दांतों की कुर्बानी दी है तेरे को पैदा करने के लिए, ठीक है? सुन रहा है? कल तू ऊंची है, गर्दन कहाँ, सीधा ऊपर नीचे हिलनी चाहिए, दाएं बाएं हिलनी नहीं चाहिए गर्दन। बस बस बस, बहुत कंटेंट, बहुत कंटेंट। ये ऐसे ही डालूंगी कंटेंट लेके। बहुत ही रुकी बैठे बैठे, बच्चे भी उधर जा चुके थे खाना खा के।
मैंने बोला भी था जाते हुए मूव लगा जाना बैक पे और घुटने पे, पर दोनों चले गए। और इधर से दोनों में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही। इनफैक्ट दिया ने बोला था मम्मी मैं तो नहीं निकाल पाऊँगी बेड में से कपड़े, तो आप समृद्ध के साथ निकलवा लेना। और समृद्ध भी वहाँ चला गया नाश्ता करके। देखो पूरा घर साफ़ किया आज मैंने, हिम्मत नहीं होती फिर भी करना पड़ता है। बर्तन नहीं समेटे, अभी बर्तन समेटे। इस कमरे की तो हालत ही ख़राब हुई है। ये तो दोनों सो रहे हैं। लूना कहाँ गई? लूना नहीं दिख रही। अच्छा ये यहाँ पे आ गई है। अब क्या ही उठाऊँ समृद्ध को, मैं तो मैं खुद करूँ, बट खुद हिम्मत नहीं है भाई मेरे में, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। पैर और बैक की बैंड बजी हुई है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बैठ के निटिंग ही कर लूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाए। टीवी भी नहीं देखने का मन कर रहा आजकल, मैं टीवी भी ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, मेरा मन नहीं करता अब वो सीरियल्स और वो सब चीज़ें देखना। मुझे ना अब आज कुछ कर तो पा नहीं रही हूँ मैं, तो मुझे ना कुछ सवालों के जवाब देने थे, कुछ लोगों का थैंक्स करना था। कल परसों वैसे तो सब पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, सब बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि 2-4 ही कमेंट होते हैं तो मैं हैंड टू हैंड सबके जो आंसर्स हैं सबके जवाब में साथ साथ लिख देती हूँ जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बट मेरे पास कल या परसों एक कमेंट आया था मेरे फेस को लेके, मेरे दांतों को लेके उन्होंने कुछ बोला था, तो उस पर दूसरे किसी ने कमेंट का जवाब भी दे रखा था कि ऐसा हमें फील नहीं होता है, आप जैसे हो ठीक हो। और पहले भी 1-2 बार किसी ने कमेंट किया था इस बारे में, तो जवाब मेरे जो पसंद करने वाले लोग हैं वो इमीडिएटली जवाब दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच पूजा बख्शी जी, हरप्रीत जी, वीना मैम। मैं बार 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 आप लोगों का शुक्रिया करूँ तो भी कम है, क्योंकि आप लोग हो जो मुझे मोटिवेट करते हो, मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हो। आप लोग अगर 1-2 लोग भी ना होते ना तो शायद मैं काम तो करती रहती पर उतने दिल से नहीं कर पाती। आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए मुझे रोज़ ये लगता है कि नहीं मुझे नागा नहीं करना। जो लोग, चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, चाहे एक भी पर्सन हो, अगर कोई मुझे देख के पसंद कर रहा है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कुछ भी जो भी कर रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, मैं वो आप तक पहुँचाऊँ किसी भी तरीके से। वो जो एक कमेंट आप लोग करते हो ना, उससे ना मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, वो मेरी ना मंथली इनकम बन जाती है, वो मेरी डेली इनकम है। आप लोग जो एक कमेंट, हार्ट, कुछ भी आप करते हो ना, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और ये जो कमेंट कल परसों आया, मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने पहले भी कुछ दिन पहले भी एक कमेंट ऐसा किया था, कुछ मेरी फैमिली के लिए, कुछ मैंने जवाब दे दिया था। बट ये जो चीज़ है ना कि मैं शुरुआती व्लॉग्स में जब किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था कि मेरी कुछ फेशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी के बाद कुछ फेशियल वीकनेस हो गई थी। मतलब आज की डेट में तो उसको नाम दे दिया गया बीमारी को, जब मेरे टाइम पे ये 17-18 साल पहले हुई थी दिक्कत, तो डॉक्टर्स ने कोई नाम नहीं दिया हुआ था इसको। आज की डेट में तो इसको फेशियल पैरालाइज बोलते हैं। आई थिंक वही चीज़ है, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। और अभी भी अगर आप मेरा फेस कभी देखते होंगे तो ये फेस मेरा लटका हुआ है थोड़ा सा। तो दिक्कत थी कि मेरी प्रेगनेंसी प्री मैच्योर थी, मतलब बेबी जो है मेरा सेकंड समृद्ध, वो प्री मैच्योर हुआ है, 8th मंथ बॉर्न है, और नर्सरी में था, तो मुझे उसको फीडिंग के लिए जाना पड़ता था। आफ्टर 2 डेज़ बाद मेरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो मुझे फीडिंग के लिए उसको नर्सरी में जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जाते आते देखिए हवा लग जाती है, कच्चा शरीर होता है कहते हैं, उसमें अगर आपको बाहर की हवा लग जाती है 40 दिन तक, इसीलिए बाहर नहीं निकलने देते थे। बट मुझे उस टाइम पे जाना पड़ता था, तो मैं शायद विदिन 1 वीक में डिलीवरी के बाद बारिश में भी भीग गई थी, क्योंकि जुलाई में बॉर्न है ये और अगस्त की बारिशें होती हैं, पहली बारिश में भीग गई थी। तो उसकी वजह से मेरे बॉडी में हवा घुस गई थी, हवा लग गई थी, जो कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बाकी डॉक्टर्स तो ये सब बिलीव नहीं करते ना, वो तो कहते हैं कि वीकनेस आ गई है। मुझे 2 बॉटल खून की भी चढ़ी थी उस टाइम पे। और उसके बाद मेरा जो ये जॉ लाइन है थोड़े टाइम के बाद ट्विस्ट हो गया था, टर्न हो गया था लेफ़्ट की तरफ, ये ऐसे हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने बोला था कि धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन्स वगैरह नहीं थी, उन्होंने बस ये बोला था कि मुंह की एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हो गया था, 3-4 साल में ठीक हो गया था। मीनवाइल मैं बाहर निकलना बंद हो चुकी थी, मैं बच्चों के साथ घर में ही रहती थी, मैं सोशलाइज़ नहीं करती थी, शादी ब्याह में नहीं जाती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी।
शायद मेरी फैमिली में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैंने ना कोई फ़ोटो पोस्ट की थी उन दिनों में। तब तो फेसबुक वगैरह मैं चलाती भी नहीं थी, तो मैं कहीं भी सोशल मीडिया पे भी नहीं थी कि मैं आपको कोई फ़ोटो निकाल के दिखा सकूं। सिर्फ एक वेडिंग मैंने अटेंड की थी, 2 वेडिंग मैंने अटेंड की थी उस टाइम पे। मेरे कज़न ब्रदर थे, दोनों की वेडिंग अटेंड की थी, बट मैं वहाँ पे भी पीछे पीछे रही। मैंने कोई कोशिश की कि मेरी कोई फ़ोटोग्राफ ना हो, क्योंकि खुद को ही नहीं अच्छा लगता था चेहरा, तो मैं किसी और को तो क्या ही दिखाऊंगी। बट टाइम के साथ वो ठीक हो गया था, बट उसकी वजह से मेरे जो दांत हैं वो वीक हो गए थे, जो कि ये दांत सारे टूट गए। ऊपर के 3-4 दांत टूटे हुए हैं, नीचे के भी 3-4 दांत टूटे हुए हैं, और बाकी भी दांतों में उतनी पावर नहीं है। कभी भी खाना खाते खाते मैं ऐसे तोड़ के आपको दिखा सकती हूँ, दांत टूट के हाथ में आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बीच बीच में ना कभी कभार जैसे इन्फेक्शन हो जाता है। खाती तो मैं मुंह से ही हूँ ना, तो दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो धीरे धीरे ना स्वेलिंग हो जाती है फेस के ऊपर, और इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि पस बन जाती है, तो तब ये रेड हो जाता है सारा ये चीज़। और एक साइड को जब मुंह टेढ़ा हुआ था ना, उसके बाद क्या होता है कि मैं अगर बात कर रही हूँ, ज़्यादा देर तक कुछ बोल रही हूँ, तो लार आ जाती है मुंह में, सलाइवा आ जाता है, जो कि मुझे ऐसे करके अंदर लेना पड़ता है। जो कि आपको लगा होगा कि मैं कुछ खा रही हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कच्चे चावल खाती हूँ। बस ये खाती हूँ, वो भी थोड़े थोड़े देर में 1-2 दाने चावल के मुंह में रखती हूँ बस। बात करते हुए मैं नहीं खाती कुछ। और ये चीज़, ये जो रेडनेस है, ये जब दांतों में वीकनेस हो जाती है, या कुछ मैं ट्रीटमेंट करवाती थी, बीच बीच में मुझे करवाना पड़ता था, पस रूट कनाल वगैरह पस निकलवानी पड़ती थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे इंजेक्शन लगे थे। यहाँ की दाढ़ फंस गई थी, वो निकाली थी, कान की हड्डी के नीचे आ गई थी, वो अक्ल दाढ़ जिसे कहते हैं, विजडम टूथ, वो निकाला था। तो उस टाइम पे यहाँ मुंह में इंजेक्शन लगे थे, जिसकी वजह से कोई नर्व्स डेड हो गई मेरी, और ये रेडनेस रह गई। ये रेडनेस बढ़ जाती है, और स्वेलिंग भी बढ़ जाती है जब दांतों में फिर से इन्फेक्शन होता है। कोई नर्व्स दब गई हैं यहाँ की भी, और इसको हो गए हैं मतलब 15 साल हो गए हैं। तब मैं बुटीक चला रही थी, उस टाइम पे ये हुआ था, और बस वही रिलेट उसी से होता है, सारी चीज़ें उसी से रिलेट है। प्रेगनेंसी के बाद जो दिक्कत हुई थी, उसकी वजह से पूरा जबड़ा वीक हो गया था। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला ट्रीटमेंट कराना पड़ा था मुझे, क्योंकि मेरा पूरा ये फेस जो है, पूरा आँख तक मेरा पूरा फेस स्वेल हो गया था, गर्दन भी यहाँ तक लटक गई थी। मैं पिक्चर डालूँगी यहाँ पे, रुकिए डालती हूँ। तो वो उसको धीरे 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 कैसे भी करके डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दे के वो ठीक किया। बट वो प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये नर्व्स डेड होने की वजह से ये कभी भी हो जाता है, मतलब बीच बीच में कभी भी हो जाता है। तो जब ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था, तो मैं बुटीक रन कर रही थी यहीं नीचे, सामने की तरफ मेरा बुटीक था। वो भी बताऊंगी कभी, कैसे मैंने बुटीक बनाया, कैसे काम किया, कैसे बुटीक को चलाया। 2-2.5 साल मैंने बुटीक चलाया, बट बहुत अच्छा चला था मेरा बुटीक। बट इसकी वजह से जब ये हुआ, तो एकदम इंसान डर नहीं जाता कि नया कुछ कुछ फेस पे हो गया कुछ, क्योंकि फेस ही तो है सब कुछ। पहले भी एक बार मैं झेल चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उस टाइम पे हम डॉक्टर्स के धक्के खा रहे थे, तो डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तो उन्होंने, किसी ने कैंसर बोला, किसी ने टीबी बोला, किसी ने कोढ़ बोला। तो उस टाइम पे जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते थे कि ये ट्रीटमेंट कर, बायोप्सी हुई, कैंसर डाउट को क्लियर करने के लिए बायोप्सी हुई। मुझे ढूंढना पड़ेगा, शायद किसी फाइल में है मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं निकाल के दिखा भी दूँगी, क्योंकि उस टाइम मोबाइल इतने होते नहीं थे मेरे पास, तो खैर तब नहीं था ये क्या बोलते हैं इसको, टच स्क्रीन नहीं था, तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है फ़ोन में उसका। बट मैं ढूंढ लूँगी, मेरे पास कहीं पड़ी होगी रिपोर्ट्स अंदर बेड वगैरह में। तो बायोप्सी हुई, फिर बायोप्सी का रिज़ल्ट आया कि ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर नहीं था। फिर डॉक्टर्स ने डाउट डाला कि टीबी हो सकता है, तो उसके लिए मुझे सफदरजंग रेकमेंड किया गया कि सफदरजंग हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवाओ। वहाँ गई, उनको बायोप्सी की रिपोर्ट दिखाई, तो वहाँ पे रिपोर्ट में आया था बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो बॉर्डर लाइन है उस पे है ये जो इन्फेक्शन है। बट
टीबी का कंफर्मेशन नहीं था उसमें भी। तो उन्होंने टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसमें क्या होता था, एक छोटी सी गोली होती थी, वो मुझे डेली एक गोली खानी होती थी। वो 3-3 4-4 महीने की गोलियां इकट्ठी दे देते थे कि ये ले जाओ और जब ख़त्म हो जाए फिर आके दिखा के फिर ले जाना। मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट वैसे नहीं है, फिज़िकली कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे, सिर्फ गोली दे देते थे बस। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी चेक किया था थॉरली, हड्डियाँ चेक की थी, बाकी स्किन पूरी चेक की थी कि कहीं और तो नहीं ऐसा कुछ हो रहा। और वो गोली इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी ना, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती हूँ उस बारे में। उसको खाते ही मेरा दिमाग हिल जाता था। मतलब मैं डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चली गई थी, मैंने बुटीक जाना छोड़ दिया, मैं सोशलाइज़ नहीं करती थी, मैं बच्चों पे चिट करती रहती थी, मैं इनसे लड़ती रहती थी, मुझे खुद से घिन आती थी, अफसोस होता था अपने ऊपर। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठी जिसकी वजह से मैं अपने पे प्राउड नहीं फील करती हूँ। वो चीज़ें मतलब नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मतलब मैं अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, अपने ऊपर कंट्रोल खो चुकी थी। और जैसे इनकी नई नई जॉब लगी थी उस टाइम पे, तब ये खाली थे, जब मैं बुटीक चला रही थी तब इनके पास जॉब नहीं थी कोई, 2 साल तक ये खाली थे। और उसके बाद जब ये सिचुएशन आई तो मेरा बुटीक भी बंद हो गया, बुटीक भी ख़त्म हो गया। जो हमारी सेविंग थी या जो भी पैसा हमें घर से मिला था वो सारा पैसा ख़त्म हो गया था। और बहुत दिक्कत का टाइम था उस टाइम पे। तो ये ले लेके मुझे धक्के खाते थे डॉक्टरों के पास। कौन सा डॉक्टर नहीं, मतलब इतने डॉक्टरों के पास हम गए, इतने डॉक्टर, जिसने जो डॉक्टर सजेस्ट किया हम गए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट कुछ रिज़ल्ट नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। 6-8 महीने तक मैंने टीबी की दवाइयाँ खाई थी, बट मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं मरना चाहती थी, मैं लिटरली मरना चाहती थी, मैं जीना नहीं चाहती थी कि ये कभी ठीक नहीं होगा, मुझे मर जाना चाहिए। क्योंकि टीबी, स्किन का टीबी जो बोलते हैं, स्किन का टीबी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो डॉक्टर्स वहाँ पे, मतलब जैसे मैं जाती थी हॉस्पिटल में तो लोग बैठे नहीं होते लाइन में, तो वो लोग एक मुझे बताते थे कि हमें तो इतना टाइम हो गया, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी हो जाता है। मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा, कि इससे ज़्यादा हो गया तो मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी। मैंने जॉ लाइन ट्विस्ट हुई थी तब भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर ये तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। और इस टाइम पे मैं अपने सोशल लाइफ में बहुत आगे थी, मैं बहुत अच्छा बुटीक रन हो रहा था मेरा, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, मैं चीज़ें बढ़ा रही थी बुटीक के अंदर। मैंने सिर्फ स्टिचिंग से शुरू किया था, फिर उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐड की, मैंने एसेसरीज़ ऐड कर दी, मैंने कपड़ा ला के बेचना शुरू कर दिया। मतलब मैं बढ़ रही थी आगे और एकदम से ये मेरे स्पीड ब्रेकर आ गया। मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस खो दिया था, मैं मरना, लिटरली मरना चाहती थी। मैंने 2-3 बार अटैम्प्ट भी किया मरने के लिए। तो इन्होंने उस टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे निकाला उस चीज़ से कि नहीं तू घर में नहीं रहेगी, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, तो तू जॉब कर। मैंने 2-3 महीने तक इस चीज़ को टालती रही कि नहीं, मैं नहीं जॉब कर पाऊँगी, मैं नहीं फेस कर पाऊँगी, इस शक्ल के साथ मैं बाहर ही नहीं जा सकती, मैं घर से नहीं निकल, मैं खिड़की से नहीं झाँकती, तो आप क्या सोचते हो मैं जॉब कैसे करूँगी। बट स्टिल इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया, मेरा इंटरव्यू अरेंज किया, मुझे वहाँ लेके गए और मेरा इंटरव्यू करवाया। इंटरव्यू तो मुझे पता है मैं क्लियर कर सकती थी, क्योंकि मैंने पहले भी जॉब कर रखी है, मेरा एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है 6-7 साल का बिफोर मैरिज। तो पता है मुझे कि मैं क्लियर कर सकती थी, बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं कहाँ से जाती। लकीली जो इनकी एचआर हेड थी, प्रवीण मैम, शायद पता नहीं मेरे व्लॉग्स आज देखते होंगे कि नहीं, मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस था उसको कंसीडर करते हुए मुझे जॉब दे दी। मैं वहाँ पे जॉइन हुई, बहुत हेसिटेट होती थी मैं रिकॉलिंग में पहले थी, रिकॉलिंग टीम में मुझे ज्वाइन करवाया था, नया डिपार्टमेंट बन रहा था तो उसमें ज्वाइन करवाया था। अजय शर्मा सर थे हमारे हेड एचओडी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर मैं आईवीआर में शिफ्ट हो गई। मतलब धीरे धीरे मैं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आने लग गया। कुछ लोग होते हैं लाइफ के अंदर हर जगह पर जो आपको पिन मारते रहते हैं। कुछ लोग थे जो बार बार कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को उठाते रहते थे, ये क्या हुआ, कैसे, एक बार पूछ चुके होते थे, फिर भी थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से वो पूरी कहानी उनको सुनानी पड़ती थी, पूरा किस्सा बताना पड़ता था। इरिटेशन होती थी मुझे उस बारे में बात करके, लोग पीठ पीछे बातें करते थे, मुझे पता चलता था, हर्ट होता था। बट मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गई, मैं निकल गई उस फेज़ से। वो चीज़ अपने अंदर लाने के लिए मुझे मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, कोई फैमिली नहीं थी मेरे आसपास।